ही पायजामा का नाड़ा खींचा। वो नीचे सरक गई। अब कुछ नहीं था हमारे बीच, न कपड़ा न शर्म। वो मेरे अंदर आए, धीरे फिर तेज। बेड हिल रहा था, आईने में हमारा रिफ्लेक्शन, दो बदन एक। मेरी कराहें, उनकी सांसें। मैंने उन्हें कस के पकड़ा। अर्जुन, और तेज। वो बोले, रिया, तुम मेरी हो, पूरी तरह। हम चरम पर पहुंचे, एक साथ। पसीना, खुशबू, सुख, सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। मेरा नाम है रिया। हाँ हाँ, रिया ही, जो सुनने में इतनी मासूम लगती है कि दिल फिसल जाए। पर मैं तो पूरी की पूरी माल हूँ। उम्र अभी अभी 24 की हुई हूँ, पर लगती हूँ जैसे 20 की कोई कली जो बस फूल बनने को बेताब है। गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी जैसे काजल की झीलें, होंठ ऐसे कि जैसे किसी ने स्ट्रॉबेरी का रस चुपके से लगा दिया हो। और हाँ, मेरी कुर्ती हमेशा एक बटन डैला रहता है, गलती से, बिल्कुल गलती से। अब आप ही बताओ, जब सांसें तेज चलती हैं तो बटन भी तो थोड़ा आजाद होना चाहते हैं ना। मैं बात कर रही हूँ उस दिन की, जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में घुसी। नहीं नहीं, कोई बारिश नहीं थी, कोई बिजली नहीं घुल हुई थी। बस मैं सुबह सुबह नहाकर निकली थी। बाल अभी अभी गीले थे और मेरी अनारकली सूट पर चिपक रही थी। मम्मी बोली, रिया बेटी, तेरी कमर में अजीब सी खुजली सी हो रही है ना। चल डॉक्टर अर्जुन शर्मा के पास, वो बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के सारे लोग उसी के पास जाते हैं। मैंने मुंह फुलाया, पर मन ही मन खुश थी। सुनने में आया था डॉक्टर साहब जवान हैं, कसरती बदन और आवाज में ऐसा मक्खन कि सुनते ही घी बन जाए। क्लिनिक पहुंची तो लाइन थी, पर मेरे लिए नंबर तुरंत आ गया। शायद मेरी मुस्कान ने जादू कर दिया। अंदर घुसी तो देखा, डॉक्टर साहब कुर्सी पर पीठ टिकाए, चश्मा नीचे सरका के मुझे देख रहे थे। सफेद कोट, नीचे ग्रे शर्ट, बाहें मोड़ी हुई, नसें उभरी हुई। मैंने अनारकली का दुपट्टा ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते रिया जी, बैठिए। बताइए क्या तकलीफ है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी कमर की खुजली और बढ़ गई। पर अब वो खुजली सिर्फ कमर तक नहीं थी, दिल तक फैल गई। मैंने धीरे से कुर्सी पर कूल्हे टिकाए और बोली, साहब जब भी मैं झुकती हूँ कुछ चुभता सा लगता है, जैसे कोई छोटी सी सुई अंदर घुस जाए। मैंने जानबूझकर कमर को थोड़ा सा आगे किया। दुपट्टा सरका, थोड़ी सी त्वचा चमकी। वो चश्मा और नीचे सरकाए। दिखाइए तो जरा। मैं उठी, टेबल के पास गई, धीरे से अनारकली का नाड़ा ढीला किया और कुर्ती ऊपर की, बस 3 इंच, पर इतना कि उनकी सांस रुक गई। मैंने पीठ उनकी तरफ की और बोली, यहाँ साहब, बिल्कुल यहाँ। वो पास आए। ग्लव्स नहीं पहने, नंगी उंगलियां मेरी कमर पर फिसलीं, ठंडी उंगलियां, गर्म त्वचा। मैंने आंखें बंद की। वो धीरे धीरे दबा रहे थे, यहाँ या यहाँ। हर बार उनकी उंगली थोड़ा नीचे सरकती। मैं सांस रोक के बोली, हाँ, बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, रिया जी, यह कोई सुई नहीं है, यह तो आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं। रोज सुबह तेल मालिश करो, गर्म पानी की थैली रखो, और हाँ। वो रुके, मेरी कमर पर उंगली से गोल गोल घुमाते हुए बोले, रात को सोते वक्त कुछ ढीला ढाला पहना करो ताकि हवा लगे और आराम मिले। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में आग थी पर चेहरा शरीफ। मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या ढीला ढाला साहब। वो हंसे, जो आपको आराम दे और मुझे सुकून। मैंने दवाई ली और निकलने लगी। दरवाजे पर रुक कर बोली, साहब कल फिर आऊं। वो बोले, जरूर, पर सुबह 7 बजे, क्लिनिक खुलने से पहले। मैंने आंख मारी और चल दी। बाहर आकर मेरी सहेली प्रिया मिली। बोली, क्या हुआ। मैंने कान में फुसफुसाया, कल सुबह 7 बजे फिर मालिश है, और शायद कुछ ज्यादा। अगली सुबह मैं 6:50 पर पहुंची। क्लिनिक बंद था, सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब ने खोला, अंदर कोई नहीं। वो बोले, आज स्पेशल चेकअप है रिया। मैंने अनारकली का दुपट्टा उतारा नहीं, बस कुर्ती ऊपर की ओर लेट गई टेबल पर। वो तेल की शीशी ले आए, बोले, आज हाथ से ही मालिश करूंगा, मशीन ठंडी है। मैंने मुंह पिल्लों में दबाया और बोली, जितना दबाना है साहब, दबाइए। तेल गर्म था, उनकी हथेलियां और गर्म, कमर से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन। हर बार उंगलियां थोड़ा और अंदर। मैं कराह रही थी, आह साहब, हाँ वहीं। वो फुसफुसाए, रिया, तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है, जैसे रेशम। मैंने पीछे मुड़कर देखा,
उनका कोट खुला हुआ था, शर्ट के बटन खुले हुए। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी छाती पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने धीरे से कहा, साहब, आपकी भी मांसपेशियां तनी लग रही हैं, धक धक कर रही हैं। वो हंसे, मेरे कान में बोले, जादू है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांसें गर्म, होंठ पास। उनकी उंगलियां मेरी कमर से नीचे सरक रही थीं, मेरे कूल्हों पर दबाव डालते हुए। मैंने उनकी शर्ट के बटन खोले, उनकी गर्म छाती पर नाखून फेरते हुए। वो कराहे, रिया, तुम जादू हो। मैंने उनकी गर्दन पर होंठ रख दिए, हल्के से चूमा। उनका बदन कांप उठा। वो मेरी कुर्ती पूरी ऊपर सरका दिए, मेरी ब्रा के हुक खोलने लगे। मैंने उनकी पैंट की बेल्ट पर हाथ रखा, धीरे से खींचा। सांसें मिल रही थीं, बदन सटे हुए। तेल की खुशबू, हमारी गर्मी, सब मिलकर कमरे को गर्म कर रहा था। वो मेरे कानों में फुसफुसाए, रिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, पूरी तरह। मैंने जवाब में उनकी कमर पकड़ ली, उन्हें और करीब खींचा। उनकी उंगलियां मेरी पैंटी के किनारे पर थीं, धीरे से अंदर सरक रही थीं। मैं कराह उठी, अर्जुन, हाँ, वहीं। वो मेरे ऊपर पूरी तरह लेट गए। उनका कड़ा बदन मेरे नरम अंगों से रगड़ खा रहा था। होंठ मिले, जीभें लिपटीं, हाथ हर जगह घूम रहे थे। मेरी छातियां दबाई जा रही थीं, उनकी पीठ पर मेरे नाखून। कमरा हमारी कराहों से गूंज रहा था। वो मेरी टांगें फैला रहे थे, खुद को मेरे बीच में सेट कर रहे थे। बस थोड़ा और तभी क्लिनिक का फोन बजा। घंटी इतनी तेज कि हम दोनों उछल पड़े। वो उठे, फोन उठाया। हेलो, हाँ माँ जी। हाँ, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फोन रखा, शर्ट के बटन बंद किए, बोले, रिया, माँ ने बुलाया है, दिल्ली में पूजा है। मैंने कपड़े ठीक किए, हंसते हुए बोली, साहब, अगली मालिश कब? वो बोले, कल नहीं, परसों। और हाँ, अगली बार कुछ और तरीका अपनाएंगे, पूरा बिना रुकावट। मैं घर आई। मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, मम्मी, डॉक्टर साहब ने कहा है अब रोज सुबह तेल मालिश करनी है, पर घर पर। मम्मी खुश, वाह, कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तीसरे दिन मैं फिर गई। इस बार क्लिनिक में एक नई मशीन थी, वाइब्रेटर वाली। वो बोले, रिया, यह जापान से मंगाई है, तुम्हारी कमर को एकदम ढीला कर देगी। मैं लेटी, मशीन चालू हुई। कंपन इतना कि मेरी सांसें उछलने लगीं, बदन में झंझनाहट फैल गई। वो मेरे पास पास बैठे, मशीन को कूल्हों पर घुमाते रहे। मैं आंखें बंद किए कराह रही थी। साहब, तेज और तेज। वो बोले, रिया, अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरी कमर भी दुख रही है। मैं उठी, मशीन उनके हाथ में दी और उनकी कमर पर रख दी। वो कराहे, आह रिया, तुम्हारे हाथ जादू हैं। फिर हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, रिया, तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई, पर अब मेरी शुरू हो गई, तुम्हारे बिना। मैंने शर्माते हुए कहा, साहब, मैं रोज आऊंगी, आपकी भी मालिश करूंगी, पूरी तरह। वो बोले, पर क्लिनिक में नहीं, मेरे घर पर। माँ पापा दिल्ली से बाहर गए हैं 15 दिन के लिए। मैं घर आई, प्रिया को बताया। वो बोली, रिया, तू पागल है, वो तुझे। मैंने हंस के कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा, बस मालिश। पर मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मैं उनके घर पहुंची। घर बड़ा था, पर खाली। वो बोले, रिया, आज पूरे बदन की मालिश होगी। मैंने अनारकली उतार दी, सिर्फ ब्रा और पेटीकोट में लेट गई। वो तेल ले आए, मेरे कंधे से शुरू करके पैर तक। हर जगह उंगलियां रुकती, दबाती, फिसलती। मैं कराह रही थी, साहब, वहां नहीं, हाँ वहीं, और नीचे। वो मेरे कान में फुसफुसाए, रिया, तुम्हारी खुजली अब मेरे अंदर है। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए, मालिश के लिए, पर उनका बदन मेरे बदन से सटा। सांसें मिलीं, होंठ पास। मैंने उनकी शर्ट उतार दी, उनकी छाती पर होंठ फेरते हुए। वो मेरी ब्रा खोल दिए, मेरी छातियों को मुंह में लेते हुए। मैं कराह उठी, उनकी पैंट खोल दी। उनका कड़ा अंग मेरे हाथ में था। मैंने उसे सहलाया। वो मेरी पैंटी उतार दिए, उंगलियां अंदर। मैं चीखी, अर्जुन, हाँ। वो मेरे ऊपर आए, धीरे से अंदर। दर्द, फिर सुख। हम एक हो गए, धीरे धीरे, फिर तेज। बेड हिल रहा था, हमारी कराहें कमरे में गूंज रही थीं। वो मेरे कानों में, रिया, आप, मैं तुम्हारा हूं।
मैंने उन्हें कस के पकड़ा। अर्जुन, हमेशा। हम चरम पर पहुंचे, एक साथ। पसीना, सांसें, खुशी। फिर शुरू हुआ हमारा रोज का सिलसिला। सुबह 7 बजे मैं जाती, वो मालिश करते, मैं कराती। कभी मैं ऊपर, कभी वो, कभी तेल, कभी क्रीम, कभी बेड पर, कभी सोफे पर। हर बार पूरा, बिना किसी रुकावट के। फोन साइलेंट, दरवाजा लॉक, बस हम और हमारा प्यार। एक दिन वो बोले, रिया, आज कुछ अलग करते हैं। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, आज तुम डॉक्टर बनो, मैं पेशेंट। मैं हंसी। उनका कोट पहना, स्टेथोस्कोप लगाया। वो लेट गए, शर्ट उतारी। मैंने उनकी छाती पर हाथ फेरा। साहब, यहाँ धक धक तेज है। वो बोले, इलाज करो। मैंने होंठ उनके सीने पर रख दिए। वो कराहे, हाथ मेरी कमर पर। मैंने उनकी पैंट खोली, पल्स चेक करने के लिए। और फिर वही, प्यार, जुनून, एकता। एक दिन उनकी माँ लौटी। मैं शर्माई, बोली, आंटी, मैं रिया, डॉक्टर साहब की। आंटी हंसी, पेशेंट? पता है बेटा, रोज तेरी तारीफ करता है। बोलता है माँ, रिया बहुत खास है। मैं लाल हो गई। आंटी बोली, चल बेटी, आज मैं भी मालिश सिखाऊंगी। हम तीनों कमरे में गए। आंटी ने तेल लिया, बोली, देख, ऐसे दबाओ। और उन्होंने अर्जुन की पीठ दबानी शुरू की। मैं हंस हंस के लोटपोट। अर्जुन मुंह बनाए लेटे थे। आंटी बोली, रिया, तू भी सीख, शादी के बाद काम आएगा। मैंने कहा, आंटी, शादी? वो बोली, हाँ, अर्जुन ने तेरे लिए रिश्ता मांगा है। मैं स्तब्ध। अर्जुन शर्मा गए। आंटी चली गईं। मैंने उनसे पूछा, सच? वो बोले, रिया, मैंने कभी तुझे गलत नजर से नहीं देखा। बस तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरा प्यार। मैं तेरे लिए पागल हूं। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगाए। मालिश नहीं, मोहब्बत थी। शाम को घर आए, मम्मी पापा से बात हुई। सब खुश। प्रिया बोली, रिया, तू तो कहती थी कुछ और होने वाला है। मैं हंसी। हुआ ना कुछ और, प्यार। शादी की तारीख पक्की हुई। मंडप में मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा। मंडप के बाद पहली रात। कमरा लाल लाइटों से सजा था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरीं, हवा में चंदन की खुशबू। वो मुझे गोद में उठाए बेड की तरफ ले गए। उनका बदन गर्म, सांसें तेज। मैंने दुल्हन का लहंगा धीरे से सरकाया। वो मेरे ऊपर झुके, होंठ मेरे गले पर फिसले, हाथ कमर से नीचे। इस बार कोई रुकावट नहीं। कोई फोन, कोई घंटी, कोई आंटी, बस हम। वो मेरे अंदर, मैं उनके। धीरे फिर तेज, कराहें, चीखें, सुख। रात भर, बार बार। सुबह वो मेरे कान में फुसफुसाए, रिया, आज असली मालिश होगी, रोज। मैं शर्माई। उनकी छाती पर उंगली से गोल गोल घुमाया और बोली, साहब, अब तो पूरी जिंदगी हमारी है। वो हंसे, और कोई खुजली नहीं रहेगी, बस प्यार, हंसी और ढेर सारी मालिश, जो अब पूरी तरह हमारी है। उस दिन से हमारी जिंदगी में कोई खुजली नहीं रही। बस प्यार, जो हर सुबह तेल से शुरू होता और रात भर चलता। हलाल, पूरा और हमेशा। मेरा नाम सानवी है। मैं 24 साल की हूँ। हमारे छोटे से गांव में लोग कहते हैं कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी आंखें हिरनी जैसी, बाल रेशम जैसे और चेहरा चांदनी सा। गांव के सारे लड़के मुझे देखकर मुस्कुराते थे, पर मेरी नजरें सिर्फ अर्जुन पर थीं। मेरे पति, मेरे 28 साल के हमसफर। हमारी शादी को अभी 5 महीने हुए थे। अर्जुन मुझे इतना प्यार करते थे कि हर शाम मुझे गले लगाकर कहते, सानवी, तुम मेरी दुनिया हो। लोग कहते, अर्जुन को तो लॉटरी लग गई, और मैं शर्माकर मुस्कुरा देती। पर एक दिन हमारे पड़ोस में काव्या आकर रहने लगी। वो 35 साल की थी, मोटी, सांवली और बीमार। अर्जुन अक्सर उसके घर जाते, कहते, वो अकेली है सानवी, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुझे बुरा लगता, वो बदसूरत है, फिर भी तुम क्यों जाते हो? मैं मन ही मन सोचती। हर सुबह काव्या दरवाजे पर खड़ी होकर अर्जुन को देखती और मुस्कुराती। अर्जुन भी जवाब में मुस्कुराते। मैं खिड़की से देखती और जलन से भर जाती। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र है। धीरे धीरे अर्जुन काव्या के घर ज्यादा जाने लगे। कभी राशन, कभी दवाइयाँ, कभी उसकी बीमारी का हाल। मैंने देखा, अर्जुन बाजार से सब्जियां लेकर सीधे उसके घर गए। मैंने फोन करना शुरू किया, हर घंटे। तुम कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, सानवी। उनकी आवाज में थकान थी। मैंने खुद को और खूबसूरत बनाना शुरू किया। नए कपड़े, मेकअप, परफ्यूम। शाम को तैयार होकर इंतजार करती। अर्जुन आते, गले लगाते,
पर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। एक रात मैंने देखा, अर्जुन चुपके से काव्या के घर गए। देर रात लौटे। मेरा दिल टूट गया। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा? अगले दिन मैं काव्या के घर गई। वो बिस्तर पर लेटी थी। तुम अकेली रहती हो? मैंने पूछा। हाँ, कोई नहीं है मेरा। उसकी आंखें नम थीं। मैंने अर्जुन से कहा, चलो हनीमून पर चलें, कहीं दूर, सिर्फ हम दोनों। अर्जुन ने माथा सहलाया। अगले महीने, सानवी। अभी काम का बोझ है। फिर एक शाम हम बाहर डिनर पर जाने वाले थे। मैं तैयार हो रही थी। अर्जुन नहा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस का बच्चा बोला, काव्या आंटी की तबीयत खराब है। अर्जुन सब छोड़कर दौड़े। मैंने देखा, अर्जुन ने काव्या को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मैं गुस्से से कांप रही थी। घंटों बाद लौटे। काव्या का हाथ अर्जुन के कंधे पर, अर्जुन की बांह उसकी कमर पर। मैं कमरे में चली गई। अर्जुन आए, बोले, सॉरी सानवी, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, कमजोरी थी। मैंने कहा, और तुम उसकी कमजोरी दूर करने गए थे? अर्जुन चुप रहे, फिर बोले, चलो बाहर चलते हैं। नहीं जाना। मैं बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन मेरे पास आए, खाना गर्म करके लाए। अगर मैं हाथ से खिलाऊं? उनकी आंखों में प्यार था। मैंने निवाला खा लिया। फिर घंटों बातें की। अर्जुन बोले, मुझे बाहर जाना है, 2 दिन का काम। मैं उदास हुई, पर सोचा, कम से कम काव्या से दूर रहेंगे। अगले दिन अर्जुन चले गए। शाम को काव्या आई। अर्जुन कहाँ हैं? तुम्हें क्या मतलब? मैं चीखी। मैंने दवाइयां मंगवाई थीं। वो रोने लगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन अर्जुन सुबह लौटे। मैं हैरान। वो सीधे काव्या के घर गए। मैं पीछे पीछे। तुम अभी आए और... वो बीमार है सानवी, मुझे खबर मिली तो लौट आया। मैं रो पड़ी। मुझे बीमार कर दो, शायद तब आओ। अर्जुन के भाई भाभी आए। मैंने सब बता दिया। भाभी बोली, मर्द ऐसे ही होते हैं। मैं रात भर रोती रही। अर्जुन घर नहीं आए। सुबह मैंने मोहल्ले में हंगामा किया। अर्जुन काव्या के साथ भाग गए। लोग सहमत हुए। हमने भी देखा है उन्हें। तभी अर्जुन लंगड़ाते हुए आए, छोटों से भरे। डाकुओं ने लूटा, अस्पताल में था। फिर काव्या का घर खाली, सामान बिखरा। वो कोने में बेहोश। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोले, दोनों किडनी फेल, कोई नहीं है उसका, मौत करीब है। अर्जुन मेरे पास आए, आंखें नम। सानवी, काव्या मेरी मौसेरी बहन है। मैं स्तब्ध। वो बचपन में अलग हो गई थी। मुझे हाल में पता चला। वो बीमार थी, अकेली थी। मैं मदद कर रहा था, दवाइयाँ, राशन, अस्पताल। वो लिफाफा, डायलिसिस की दवा थी। मैं रो पड़ी। मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन ने मुझे गले लगाया। तुम मेरी जान हो, कोई और नहीं। काव्या को हमने गोद ले लिया। उसकी सर्जरी हुई। अर्जुन ने अपनी एक किडनी दान की। वो ठीक हुई। हम तीनों साथ रहने लगे। एक शाम अर्जुन ने मुझे छत पर ले जाकर कहा, सानवी, तुम्हारी ईर्ष्या ने मुझे और करीब ला दिया। अब कोई गलतफहमी नहीं। मैंने उनकी आंखों में देखा। चांदनी में वो और खूबसूरत लग रहे थे। हमने हनीमून मनाया, कश्मीर में, बर्फीली वादियों में, सिर्फ हम दोनों। अर्जुन ने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी लॉटरी हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरे सबसे बड़े सपने। कश्मीर की वादियों में हमारा हनीमून चल रहा था। बर्फ की चादर बिछी थी। सानवी मेरे बगल में थी, लाल शाल ओढ़े, गालों पर ठंडी लाली। उसने मेरी बांह पकड़ी और धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना अब दे रहे हो। मैंने उसका हाथ चूमा, क्योंकि अब मुझे पता है, तुम्हारी ईर्ष्या भी प्यार थी। हम डल झील में शिकारा पर थे। पानी पर चांद की परछाई नाच रही थी। सानवी ने सिर मेरे कंधे पर टिकाया। काव्या दीदी ठीक है ना? हाँ, आज सुबह फोन आया था। वो घर पर हैं। हमारी माँ बनकर रह रही हैं। सानवी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। मैंने उन्हें माँ कहा था, जब वो आईसीयू से बाहर आई थीं, और उन्होंने तुम्हें बेटी कहा। हमने कश्मीर में 7 दिन बिताए। हर रात सानवी मेरे सीने पर सिर रखकर सोती। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता। अर्जुन, अब कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं। घर लौटते ही, नई शुरुआत घर लौटे, तो काव्या ने दरवाजा खोला। वो अब चलने फिरने लगी थीं, चेहरा चमकदार। आओ मेरे बच्चों! एक्सक्लेमेशन मार्क। वो हमें गले लगाने दौड़ी। सानवी ने झुककर उनके पैर छुए। दीदी,
अब आप हमारी माँ हैं। काव्या की आंखें भर आईं। तुमने मुझे नया जीवन दिया बेटी। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सानवी, तुमने जो गलतफहमी की, उसने हमें एक परिवार बना दिया। 1 साल बाद, छोटी सी खुशी, एक सुबह सानवी ने मेरे हाथ पर एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड रखा। खोलो। अंदर लिखा था, पापा बनने वाले हो अर्जुन। मैंने उसे गोद में उठा लिया। चीखा, सानवी, सच में? वो हंसते हुए बोली, हाँ। डॉक्टर ने कंफर्म किया। काव्या ने आंसुओं के साथ हमें गले लगाया। अब हमारा घर पूरा हो जाएगा। डिलीवरी का दिन, प्यार की परीक्षा 9 महीने बाद। अस्पताल। सानवी दर्द से कराह रही थी। मैं उसके हाथ को कसकर पकड़े था। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा दिल धड़क गया। मैंने सानवी के माथे को चूमा। तुम मेरी शेरनी हो, कुछ नहीं होगा। सुबह 6 बजे, डॉक्टर ने एक छोटी सी गठरी मेरे हाथ में दी। बेटी है। सानवी की आंखें खुलीं। उसने बच्ची को देखा और रो पड़ी। अर्जुन, हमारी परी। मैंने बच्ची को उसकी गोद में रखा। हमारा नाम रखा है आरुषि। 5 साल बाद, परफेक्ट फैमिली आरुषि अब 4 साल की थी। काव्या उसे गोद में लेकर गाती, लोरी लोरी। सानवी किचन में खाना बना रही थी। मैं पीछे से आकर उसकी कमर में बाहें डालीं। क्या बना रही हो मेरी जान? तुम्हारी फेवरेट राजमा चावल। रात को हम तीनों, मैं, सानवी, काव्या, बालकनी में बैठे थे। आरुषि मेरी गोद में सो रही थी। सानवी ने मेरा हाथ थामा। अर्जुन, याद है जब मैं तुम्हें काव्या दीदी के लिए जलती थी? मैं हंसा। हाँ, और तुमने मुझे धोखेबाज कहा था। काव्या बोली, अब मैं तुम्हारी सास हूं। धोखा कौन देगा? हम तीनों हंसे। कश्मीर की वादियों में हमारा हनीमून चल रहा था। बर्फ की चादर बिछी थी। सानवी मेरे बगल में थी, लाल शाल ओढ़े, गालों पर ठंडी लाली। उसने मेरी बांह पकड़ी और धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना अब दे रहे हो। मैंने उसका हाथ चूमा, क्योंकि अब मुझे पता है, तुम्हारी ईर्ष्या भी प्यार थी। हम डल झील में शिकारा पर थे। पानी पर चांद की परछाई नाच रही थी। सानवी ने सिर मेरे कंधे पर टिकाया। काव्या दीदी ठीक है ना? हाँ, आज सुबह फोन आया था। वो घर पर हैं, हमारी माँ बनकर रह रही हैं। सानवी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। मैंने उन्हें माँ कहा था, जब वो आईसीयू से बाहर आई थीं, और उन्होंने तुम्हें बेटी कहा। हमने कश्मीर में 7 दिन बिताए। हर रात सानवी मेरे सीने पर सिर रखकर सोती। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता। अर्जुन, अब कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं। घर लौटे तो काव्या ने दरवाजा खोला। वो अब चलने फिरने लगी। मेरा नाम आरव है, उम्र 22 साल और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा और मैं रहते हैं। पापा अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में व्यस्त रहते हैं और मम्मी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक यात्राओं पर चली जाती हैं। पिछले महीने मम्मी 10 दिनों की तीर्थ यात्रा पर गई थीं और उसी दौरान मेरी चाची अनन्या हमारे घर आईं। अनन्या चाची 32 साल की थीं, लेकिन उनकी सादगी और मुस्कान में एक ऐसी कशिश थी जो किसी का भी दिल जीत ले। उनकी आंखों में मासूमियत थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी जो मुझे बार बार उनकी ओर खींचती थी। पहले दिन जब मैं जिम से लौटा तो चाची ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम तो अब बिल्कुल जवान हो गए हो। कितने मजबूत और स्मार्ट दिखते हो। उनकी बातों में एक अनकही नज़ाकत थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने हंसकर जवाब दिया, चाची, आप भी तो बिल्कुल नहीं बदली। वही पुरानी चमक है आप में। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। चाचा को काम के सिलसिले में अगले दिन ही वापस जाना था, लेकिन चाची ने कहा कि वे कुछ दिन हमारे घर रुकेंगी। मम्मी ने मुझे बताया कि चाची को शहर में किसी ट्रीटमेंट के लिए आना था और मम्मी की अनुपस्थिति में चाची घर संभाल लेंगी। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन चाची की मौजूदगी से घर में एक अलग सी रौनक थी। एक अनजानी नज़दीकी। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। चाची मेरे लिए खाना बनाती, मेरे डाइट चार्ट को ध्यान से पढ़कर मेरे लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना तैयार करती। एक शाम जब मैं जिम से थक कर लौटा तो चाची ने मेरे लिए चावल, दाल और उनके हाथों से बना आलू प्याज का चोखा परोसा। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा, चाची,
आपने तो जादू कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। वे शर्माकर बोलीं, बस तुम्हारी मुस्कान के लिए बनाया है, आरव। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे पास है। आंख खोलकर देखा तो चाची मेरे बिस्तर के पास बैठी थीं। उन्होंने हल्के से कपड़े पहने थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आरव, तुम में कुछ खास है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी समझदारी, मुझे तुम में वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिला। उनकी आवाज़ में एक गहरा एहसास था जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में डूबता चला गया। भावनाओं का तूफान। अगले दिन चाची का व्यवहार और बदल गया। वे मेरे और करीब आने की कोशिश करने लगीं। एक रात जब बिजली कड़की, वे डर कर मेरे कमरे में आईं और मुझसे लिपट गईं। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मेरे मन में एक तूफान सा उठा दिया। उन्होंने कहा, आरव, मुझे अकेले डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ? मैंने हिचकिचाते हुए उन्हें अपने कमरे में सोने दिया, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। एक दिन मैंने चाची को उनके ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल छोड़ा। लौटते वक्त मैंने उन्हें मूवी दिखाने का प्लान बनाया। मूवी हॉल में चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उनका सिर मेरे कंधे पर आ गया। उनकी सांसों की गर्माहट और उनकी मुस्कान ने मुझे एक अनजानी सी खुशी दी। घर लौटकर उन्होंने कहा, आरव, आज तुमने मेरा दिन खास बना दिया। तुम मेरे लिए सिर्फ भतीजे नहीं, कुछ और हो। उनकी बातों ने मेरे मन में सवाल उठा दिए। क्या ये सिर्फ स्नेह था या कुछ और? सच्चाई का सामना एक रात जब चाची फिर मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, चाची, क्या हुआ? तब उन्होंने अपने दिल का राज खोला। आरव, मैं 2 साल से माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने न जाने कितने ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तुम्हारे चाचा में कमी है, पर वे इसे मानते नहीं। मेरी सास मुझे बांझ कहती है और मैं अब टूट चुकी हूँ। मैंने सोचा, शायद तुम मेरी मदद कर सको। उनकी बातों ने मुझे हिला दिया। मैं समझ गया कि उनकी नज़दीकी के पीछे उनकी मजबूरी थी, न कि कोई गलत इरादा। मैंने चाची का हाथ थामा और कहा, चाची, आपको इस रास्ते की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन सही तरीके से। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं चाचा से बात करूँगा। कुछ दिन बाद जब चाचा आए, मैंने सारी बात उनके सामने रख दी। पहले तो वे नाराज़ हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलती मानी। चाचा ने चाची को गले लगाया और कहा, अनन्या, मैं तुम्हें अब और दुख नहीं दूंगा। मैं इलाज करवाऊंगा। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद चाचा का इलाज शुरू हुआ और जल्द ही चाची के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। एक दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, आरव, तुमने मेरी जिंदगी में नई उम्मीद जगाई। तुम मेरे लिए सिर्फ भतीजे नहीं, मेरे सच्चे साथी हो। उनकी आंखों में इस बार आंसू नहीं, बल्कि खुशी की चमक थी। मैंने सोचा, शायद प्यार और स्नेह का असली मतलब यही है, किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनना। चाची और मेरे बीच का रिश्ता अब पहले से भी गहरा और पवित्र हो गया था। चाचा के इलाज की शुरुआत के बाद घर में एक नया माहौल था। अनन्या चाची की आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उनकी मुस्कान में एक नई चमक थी और उनके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी लकीरें उभर आई थीं। मैं, आरव, अब भी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मेरी मौजूदगी से उन्हें सुकून मिलता है, एक अनछुआ एहसास। एक शाम जब मैं जिम से लौटा तो चाची ने मुझे हॉल में बुलाया। टेबल पर मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे और उनकी पसंदीदा मसाला चाय रखी थी। मैंने हंसते हुए कहा, चाची, आप तो मेरे लिए हर दिन कुछ नया बना देती हैं। अब तो मैं आपकी इस आदत का दीवाना हो गया हूँ। वे शर्माकर बोली, आरव, तुम्हारे लिए कुछ करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को पूरा करती है। उस रात जब मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, उन्होंने एक चाची धीरे से साधारण मेरे सी पास साड़ी आई। पहनी थी, लेकिन उनकी सादगी में एक अलग ही जादू था। वे मेरे बगल में बैठी और बोली, आरव, तुमने मेरी जिंदगी में जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं दी, बल्कि एक नया विश्वास दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उनकी आवाज़ में एक गहरा एहसास था और उनकी आंखों में मेरे लिए एक अनकही कृतज्ञता। मैंने कहा, चाची, आप मेरे लिए परिवार हो। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। उस पल में
हमारे बीच एक अनकही समझ थी। ना तो मैंने कुछ कहा, ना ही उन्होंने, लेकिन हमारी चुप्पी में एक गहरा रिश्ता पनप रहा था। ये रिश्ता न सिर्फ स्नेह का था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास का भी था। एक नया सफर कुछ हफ्तों बाद चाचा और चाची को डॉक्टर से अच्छी खबर मिली। चाचा का इलाज सही दिशा में जा रहा था और डॉक्टर ने कहा कि जल्द ही चाची की मां बनने की इच्छा पूरी हो सकती है। उस दिन चाची ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज में खुशी की लहर थी। आरव, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से सपने देखने लगी हूँ। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। मैंने हंसकर कहा, चाची, फरिश्ता तो आप हो, जो हमेशा सबके लिए इतना कुछ करती हैं। उसी शाम चाची ने घर पर एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और एक छोटा सा लॉकेट दिया। उस लॉकेट में एक छोटा सा सूरज बना था। उन्होंने कहा, ये लॉकेट मेरे दिल की तरह है आरव। तुम मेरी जिंदगी में उसी सूरज की तरह आए हो जिसने मेरे अंधेरे को दूर किया। मेरे गले में वो लॉकेट पहनाते वक्त उनकी उंगलियां मेरे कंधों को छू गईं और उस स्पर्श में एक अनकही गर्माहट थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, चाची, ये सूरज हमेशा आपके साथ रहेगा। एक अनकही चाहत का अंत। कुछ महीनों बाद चाची और चाचा को खुशखबरी मिली। चाची गर्भवती थीं। उस दिन जब मैं घर पहुंचा, चाची ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। आरव, तुम्हारी वजह से आज मैं वो सपना जी रही हूँ जो मैंने लगभग छोड़ दिया था। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, चाची, ये आपकी ताकत है। मैंने तो बस आपका साथ दिया। उस रात जब चाची और चाचा अपने कमरे में थे, मैं छत पर बैठा तारों को देख रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। चाची के लिए मेरे दिल में जो भावनाएं थीं, वो शायद प्यार थीं, लेकिन वो प्यार एक अलग तरह का था। वो स्नेह, सम्मान और विश्वास का प्यार। मैंने सोचा, शायद यही जिंदगी का असली मतलब है, किसी की जिंदगी में रोशनी बनना, बिना किसी स्वार्थ के। अंतिम पल कुछ समय बाद चाची और चाचा अपने गांव लौट गए। जाने से पहले चाची ने मुझे एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, आरव, तुम मेरे लिए सिर्फ भतीजे नहीं, मेरे दिल का एक हिस्सा हो। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर कोई साथ खड़ा हो तो सब आसान हो जाता है। हमेशा ऐसे ही चमकते रहना, मेरा सूरज। मैंने वो पत्र पढ़ा और मेरी आंखें नम हो गईं। चाची की मुस्कान, उनकी बातें और वो अनकही चाहत मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। चाची और चाचा के गांव लौटने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मम्मी अपनी तीर्थ यात्रा से लौट आई थीं और पापा अपने बिजनेस में फिर से व्यस्त हो गए थे। लेकिन मेरे दिल में चाची की वो मुस्कान, उनकी बातें और वो लॉकेट अब भी जिंदा थे। मैं हर रात छत पर बैठकर तारों को देखता और उस पत्र को फिर से पढ़ता जो चाची ने मुझे दिया था। उनकी हर बात मेरे मन में एक गीत की तरह गूंजती थी। एक अनपेक्षित मुलाकात कुछ महीने बाद, एक दिन मम्मी ने मुझे बताया कि चाची फिर से शहर आ रही हैं। उनका ट्रीटमेंट अब अंतिम चरण में था और चाचा काम में व्यस्त होने की वजह से उनके साथ नहीं आ सके थे। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी का मिश्रण था। मैं चाची से मिलने के लिए उत्साहित था, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं मेरे मन की भावनाएं फिर से उलझ न जाएं। जब चाची घर आईं तो उनकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। गर्भावस्था ने उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर बिखेर दिया था। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगाया और कहा, आरव, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं घर लौट आई हूँ। उनकी आवाज़ में वही पुरानी मिठास थी जो मेरे दिल को छू लेती थी। मैंने हंसकर कहा, चाची, आप तो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये चमक तो कुछ खास है। वे शर्माकर बोलीं, ये सब तुम्हारी वजह से है, मेरा सूरज। एक नया बंधन। चाची इस बार सिर्फ 3 दिन के लिए आई थीं। मैंने सोचा कि इन 3 दिनों में मैं उनके लिए कुछ खास करूं। मैं उन्हें शहर की सबसे खूबसूरत जगह, एक पुराने किले के पास ले गया, जहां सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता था। हम दोनों किले की दीवारों के पास बैठे और हल्की हल्की हवा में चाची के बाल लहरा रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आरव, तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना समझेगा। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, चाची, आप मेरे लिए सिर्फ चाची नहीं, एक दोस्त हो, एक ऐसी शख्सियत जो मेरे लिए हमेशा खास रहेगी।
उस पल में सूर्यास्त की लालिमा ने जैसे हमारे बीच की चुप्पी को और गहरा कर दिया। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आरव, अगर मेरी जिंदगी में तुम ना होते तो शायद मैं आज इतनी खुश ना होती। उनकी उंगलियों की गर्माहट और उनकी आंखों की सच्चाई ने मेरे दिल में एक हल्की सी हलचल मचा दी। एक अनकही वादा तीसरे दिन, जब चाची जाने वाली थीं, मैंने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। मैंने उनके लिए एक डायरी बनाई थी जिसमें मैंने उनके लिए कुछ कविताएं और अपने विचार लिखे थे। हर पन्ने पर मैंने उनकी मुस्कान, उनकी हिम्मत और उनके स्नेह की तारीफ की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा, चाची, आप मेरे लिए वो तारा हो जो हमेशा मेरी जिंदगी को रोशन करेगा। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। चाची ने डायरी पढ़ी और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, आरव, ये डायरी मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। तुम मेरे लिए सिर्फ भतीजे नहीं, मेरे दिल का एक अनमोल हिस्सा हो। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब शब्दों से परे था। ये स्नेह, विश्वास और एक अनकही चाहत का बंधन था, जो ना तो समाज के नियमों में बंधा था, ना ही किसी गलत इरादे से भरा था। एक नई सुबह चाची के जाने के बाद मैंने उनकी खुशी के लिए दुआ की। कुछ महीनों बाद मुझे चाचा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में बेइंतहा खुशी थी। आरव, तुम्हारी चाची ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है। हमने उसका नाम आरोही रखा है, क्योंकि तुमने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैंने फ़ोन पर चाची से बात की और उनकी आवाज़ में वो खुशी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, आरव, तुम एक दिन हमारी आरोही से मिलना, वो तुम्हारी तरह ही मजबूत और प्यारी होगी। मैंने हंसकर कहा, चाची, मैं जल्द ही अपनी छोटी सी आरोही से मिलने आऊँगा। और हाँ, आप उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा चाची की बेटी है। चाची की हंसी फ़ोन के उस पार से मेरे दिल तक पहुंची। अंतिम विचार उस रात मैं फिर छत पर बैठा और तारों को देखते हुए सोच रहा था। चाची के साथ बिताए पल, उनकी मुस्कान और वो अनकही चाहत मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। मैंने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। चाची ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वो है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए उम्मीद बन जाए। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये यकीन था कि हमारा ये बंधन, ये अनकही चाहत हमेशा जिंदा रहेगी, न सिर्फ मेरे और चाची के बीच, बल्कि उस छोटी सी आरोही के लिए भी, जो एक दिन हमारी कहानी का हिस्सा बनेगी। एक नई सुबह की शुरुआत सर्द रात थी और गांव की शांत वादियों में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। राधा, एक विधवा जो अपने पति के गुजरने के बाद से अकेलेपन की साए में जी रही थी, अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हे के पास बैठी थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने हमेशा अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की थी। उसका देवर किशन, जो गांव में अपनी मेहनत और नेकदिली के लिए जाना जाता था, अक्सर उसका ध्यान रखता था। किशन और राधा के बीच का रिश्ता हमेशा से सादगी और सम्मान से भरा था। लेकिन उस रात, जब हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो राधा के दिल को छू गया। रात के 11 बजे होंगे। राधा अपने बिस्तर पर लेटी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। राधा चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने अपनी चादर लपेटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? उसने हल्की सी डरी हुई आवाज में पूछा। भाभी, मैं हूं, किशन। बाहर से आवाज आई। राधा ने दरवाजा खोला। किशन बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था, जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी रात को, किशन, सब ठीक है ना? राधा ने चिंता से पूछा। किशन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। भाभी, सब ठीक है, बस मन नहीं लगा। सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं। राधा को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया। दोनों आंगन में बैठ गए, जहां चांद की रोशनी फैली हुई थी। किशन ने लालटेन को एक तरफ रख दिया और राधा की ओर देखा। भाभी, मैं जानता हूँ आपके लिए ये साल आसान नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप कितनी मजबूत हैं। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन आज आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कांप थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था।
क्या बात है किशन? उसने धीरे से पूछा। किशन ने एक पल रुककर कहा, भाभी, मैंने हमेशा आपके लिए अपने दिल में एक खास जगह रखी है। पहले तो ये सिर्फ सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ और हो गया। मैं जानता हूँ ये गलत लग सकता है, लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, न सिर्फ एक देवर के रूप में, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। राधा की सांसें थम सी गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किशन के मन में उसके लिए ऐसी भावनाएं होंगी। उसका मन उलझन में पड़ गया। एक तरफ समाज की रीतियां थीं और दूसरी तरफ किशन की सच्चाई, जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। किशन, ये सब इतना आसान नहीं है, राधा ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और उलझन थी। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं जानता हूँ भाभी, किशन ने कहा। मैं आपसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे दिल की बात जान लें। मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, चाहे आप जो भी फैसला लें। उस रात दोनों चुपचाप चांद की रोशनी में बैठे रहे। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन कहीं गहरे में उसे किशन की बातों में एक सुकून भी मिला। शायद ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो समय के साथ उनके रिश्ते को न्याय एक नई सुबह की शुरुआत जारी। चांद की रोशनी में राधा और किशन के बीच की खामोशी कुछ देर तक बनी रही। हवा में ठंडक थी, लेकिन किशन की बातों ने राधा के मन में एक गर्माहट सी पैदा कर दी थी। वह चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी, जहां तारे मानो उनकी इस अनकही कहानी के साक्षी बन रहे थे। किशन ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी। शायद वह राधा को अपने मन की उथल पुथल को समझने का वक्त देना चाहता था। कुछ देर बाद राधा ने धीरे से सिर उठाया और किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उलझन, डर और शायद कहीं गहरे में एक उम्मीद। किशन, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कितने साल सिर्फ खामोशी और अकेलेपन के नाम रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए ऐसा सोचेगा, खासकर तुम। किशन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि ये सुनना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, सबके लिए, पर खुद के लिए कभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मुस्कुराएं, फिर से जिए। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने अपने पति को खोने के बाद जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोया था। गांव की नज़रें, समाज की रीतियां और अपने दिल की खामोशी ने उसे बांध रखा था। लेकिन किशन की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे झकझोर रही थी। किशन, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या होगा? राधा ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी हिचक थी। गांव वाले, रिश्तेदार, सब क्या कहेंगे? मैं एक विधवा हूँ और तुम मेरे देवर। ये दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। किशन ने एक गहरी सांस ली और राधा की आंखों में देखा। भाभी, दुनिया का डर मुझे भी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर हम अपने दिल की सुनने की हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या हम सचमुच जिएंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने सालों बाद किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी जो सिर्फ उसके लिए थी, उसके दिल के लिए। उसने किशन की ओर देखा और पहली बार उसे उसकी मुस्कान में एक सुकून दिखा। किशन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो राधा को बता रही थी कि वह अकेली नहीं है। किशन, मुझे वक्त चाहिए, राधा ने धीरे से कहा। उसका हाथ अभी भी किशन के हाथ में था। मुझे सोचने का समय दो, ये फैसला आसान नहीं है। किशन ने हल्के से सिर हिलाया। भाभी, मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त आपको चाहिए उतना लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने दिल की सुने। उस रात जब किशन वापस अपने घर लौटा, राधा आंगन में अकेली बैठी रही। चांद अब और चमक रहा था, मानो उसकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। राधा ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि कैसे किशन ने हमेशा उसका साथ दिया था जब वह बीमार पड़ी थी, जब गांव वालों ने उसकी विधवा होने की वजह से ताने मारे थे, जब उसने अकेले में आंसू बहाए थे। किशन हमेशा चुपके से उसका ख्याल रखता था। दिन बीतने लगे। किशन और राधा के बीच की बातचीत अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। किशन उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाने की कोशिश करता। कभी वह उसके लिए बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाई लाता, तो कभी आंगन में बैठकर उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाता।
राधा को लगने लगा था कि उसका दिल, जो सालों से खामोश था, अब धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से रंगा हुआ था, राधा ने किशन को अपने पास बुलाया। किशन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मैंने सोच लिया। मैं नहीं जानती कि ये रास्ता आसान होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। किशन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने राधा का हाथ थामा और कहा, भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। उस पल सूरज की आखिरी किरणों ने उनके चेहरों को रोशन किया और राधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है, प्यार का, साथ का और एक नई सुबह का। अर्थ दे सकती थी, एक नई सुबह की शुरुआत। जारी, राधा और किशन का फैसला उनके दिलों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। उस सूरज ढलने के पल ने न सिर्फ उनके रिश्ते को एक नया नाम दिया, बल्कि राधा के मन में बरसों से जमी उदासी को भी पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव की तंग गलियों और चौक चौराहों पर नजरें और बातें तेजी से फैलती थीं। राधा और किशन दोनों जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं होगी। फिर भी किशन की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह राधा को हिम्मत दे रही थी। अगले कुछ दिन राधा के लिए एक सपने जैसे थे। किशन हर छोटी छोटी बात में उसका ध्यान रखता। सुबह सुबह वह राधा के लिए तुलसी के पौधे के पास पानी का लोटा रख जाता, ताकि उसे दूर कुएं तक न जाना पड़े। कभी वह गांव के मेले से राधा के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लाता, और राधा, जो सालों से सादी साड़ियों में बंधी थी, उन चूड़ियों को देखकर शर्मा उठती। किशन की हर बात, हर हरकत में एक प्यार था, जो राधा को फिर से जीने की वजह दे रहा था। एक शाम जब राधा आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, किशन पास आकर बैठ गया। उसने एक छोटा सा गुलाब का फूल राधा की ओर बढ़ाया। ये आपके लिए भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने फूल को हाथ में लिया। उसकी खुशबू ने उसके मन को एक अजीब सी ताजगी दी। किशन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ये कहानी गांव वालों को पसंद नहीं आएगी? राधा ने फूल को सूंघते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब डर कम और एक नई हिम्मत ज्यादा थी। किशन ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन अगर आपको डर है, तो मैं आपके साथ गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमारा रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर टिका है। राधा ने उसकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया। उसे किशन की बातों पर भरोसा था, लेकिन गांव की रूढ़ियों का डर अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं बाकी था। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे अपने पति की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या मैं अपने लिए जीने का हक रखती हूँ? तभी हवा का एक झोंका आया और खिड़की के पास रखा गुलाब का फूल हल्के से हिला। राधा को लगा मानो उसका जवाब मिल गया हो। अगले दिन किशन ने गांव के पंचायत के मुखिया रामलाल जी से मिलने का फैसला किया। वह राधा के साथ गया ताकि दोनों मिलकर अपनी बात रख सकें। रामलाल जी एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे, जो गांव में सबके लिए सम्मानित थे। किशन ने सारी बात खुलकर बताई, कैसे उसने राधा की जिंदगी में एक नया रंग भरने की कोशिश की और कैसे वह उसका हमेशा साथ देना चाहता है। रामलाल जी ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर राधा की ओर देखकर कहा, बेटी, तुमने बहुत दुख देखा है। अगर तुम्हारा दिल किशन के साथ खुश है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन गांव की बातें आसान नहीं होती। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाना होगा। राधा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ बाबूजी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आएं। रामलाल जी ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गांव वालों को समझाने का वादा किया, ताकि राधा और किशन को कोई परेशानी न हो। उस दिन जब राधा और किशन पंचायत के घर से बाहर निकले, तो आसमान में बादल छाए थे, लेकिन राधा के दिल में एक नई रोशनी थी। वक्त बीतता गया। गांव में कुछ लोग अब भी ताने मारते, लेकिन किशन और राधा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। किशन ने राधा के लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया, जहां वह हर सुबह फूलों को पानी देती और किशन के साथ हंसती बातें करती। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनकी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राधा, जो कभी सिर्फ एक विधवा के रूप में जानी जाती थी, अब किशन की साथी के रूप में गांव की कहानियों में शामिल हो गई थी। एक साल बाद गांव के मेले में
राधा और किशन साथ साथ घूम रहे थे। राधा ने पहली बार रंग बिरंगी साड़ी पहनी थी और उसकी कलाइयों में चूड़ियां खनक रही थीं। किशन ने उसकी ओर देखा और कहा, भाभी, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है। राधा ने शर्माते हुए कहा, किशन, अब मुझे भाभी मत बुलाओ, बस राधा कहो। किशन ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और दोनों मेले की भीड़ में खो गए, जहां उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। चटकनी की हल्की सी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही, अपने दिल की उथल पुथल को दबाकर। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर अखिलेश जी के साथ रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियां तंग हैं, लेकिन दिलों में जो तूफान उठ रहा था वह बिल्कुल नया था। 2 साल पहले मेरी सास, माँ जैसी, कैंसर से हमें छोड़ गईं और मेरे पति रोहन 3 साल पहले एक कार हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और अखिलेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना पीना, बाजार सब संभालती हूँ। अखिलेश जी, जो अब 45 साल के हैं, पहले मोहल्ले के चहेते इंसान थे। उनकी हंसी, उनके किस्से, चौपाल पर उनकी बातों का वजन, सब कुछ गली में गूंजता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी के सामने क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रंग भर सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गली में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। अखिलेश जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? मैं डरते डरते ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। अखिलेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे, शायद कोई पुरानी तस्वीर या वीडियो। पास में रखा गिलास अचानक जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तड़प भी। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं धीरे से नीचे अपने कमरे में लौट आई। उस रात जो मैंने देखा, उसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अखिलेश जी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अपने दर्द को छिपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में वो खोया हुआ सुकून ला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मसाला डोसा बनाया और साथ में फिल्टर कॉफ़ी। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। अखिलेश जी, आपकी वो पुरानी वाली मुस्कान लाने के लिए ये डोसा तो छोटी सी बात है। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, अखिलेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं कॉल सेंटर से लौटी, अखिलेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, अखिलेश जी, आपको याद है, आप कहाँ करते थे कि जिंदगी एक गाना है जो हर धुन में बहता है? वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरा गाना जैसे थम सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए, हम इस गाने में नई धुन जोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो संगीत बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि अखिलेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, अखिलेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया,
तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, अखिलेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अखिलेश जी, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए जिंदगी कैसे गुनगुनाने लगती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पुरानी बातें, माँ के किस्से, रोहन की शरारतें, और वो दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अखिलेश जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी, अखिलेश जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला चाय और पकौड़े बनाए थे। रिया, आज तुझे कुछ चटपटा चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, अखिलेश जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर। लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे एक नया रंग बिखरने लगा। अखिलेश जी की आंखों में वो पुरानी चमक धीरे धीरे लौट रही थी, और मेरा दिल भी जैसे हर दिन हल्का हो रहा था। मैं कॉल सेंटर से लौटती और अखिलेश जी आंगन में मेरे लिए मसाला चाय या कोई छोटा मोटा नाश्ता तैयार रखते। उनकी वो छोटी छोटी कोशिशें मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थीं। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और लखनऊ की तंग गलियों में पानी की छप छप की आवाज गूंज रही थी। मैं दफ्तर से भीगते हुए लौटी। अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक तौलिया और मेरी पसंद की अदरक वाली चाय थी। रिया, तू भी ना छाता ले जाना भूल जाती है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तौलिया लिया और मुस्कुराकर बोली, अखिलेश जी, जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं तो छाते की क्या जरूरत। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो गर्माहट चमकी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात हम दोनों आंगन में बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अखिलेश जी, आपको याद है आप माँ को कैसे लव लेटर लिखा करते थे? वो किससे सुनाया कीजिए। वह हंसे और उनकी हंसी में वो पुराना जोश था। रिया, वो तो जवानी के दिन थे। तेरी सासू माँ को मैंने पहला लेटर एक गुलाब के साथ दिया था। वो गुस्सा हो गई थीं, लेकिन फिर चुपके से मुस्कुराई थीं। मैंने हंसकर कहा, तो अब आप मेरे लिए एक लेटर लिखेंगे? वह ठिठक गए, फिर धीरे से बोले, रिया, अब तो मेरे अल्फाज तुझ में ही बसते हैं। लेटर की क्या जरूरत। उनकी बात ने मेरे दिल में जैसे आग सी लगा दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखें शायद सब कुछ कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, अखिलेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियों में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद